हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम 10th क्लास का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। इनकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आपको छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, आप उससे समझ सकते हो। जैसे देखो, एक भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन है। भोजन का पाचन ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हमारे शरीर में इनका पाचन होता है भोजन करने के पश्चात, है ना। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें सब में पाचन होता है। रासायनिक अभिक्रिया ये भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा हम कह सकते हैं श्वसन क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, देखो ये हमारे दैनिक जीवन के बारे में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना दैनिक जीवन में, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया जो कि रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है, ये अलग है थोड़ा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूं ताकि आप में कुछ बेसिक जानकारी हो जाए इसके बारे में। तो देखो, एक तो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। प्योर लोहा एकदम व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में उसमें नमी और वायु के साथ वो संपर्क करके उस पर ना जंग लग जाती है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो ये सिंपल चीजें हैं, इनको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। हमारा एक टॉपिक और भी है इसमें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं ताकि आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो समझ में आ जाए। तो देखो, श्वसन भी एक रासायनिक क्रिया है, भोजन का पाचन भी रासायनिक क्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है, और दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन ये तो हमारे दैनिक जीवन में है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी अलग है। तो देखो हम तो देखो, पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब यह होता है कि कोई एक या दो पदार्थ जुड़कर अगर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जैसे समझो, मान लो एक कार्बन है। ठीक है, वो कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये अभिक्रिया करने के बाद में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चीज को समझो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी एक या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इसके नोट डाउन कर लीजिए परिभाषा। जब दो से अधिक पदार्थ जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, ये पदार्थ है, ये एक और पदार्थ है। ठीक है, ये दो पदार्थ अलग अलग है, ये जुड़ जाए। ठीक है, जोड़ेंगे, इनको जोड़ के जो नया चीज बनाएंगे ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा ये हो गई कि जब दो या दो से अधिक भी, ठीक है, पदार्थ आपस में जुड़ी और एक नया पदार्थ का निर्माण करे, इन्हें क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल दे सको, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण होगा। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। ठीक है, अब देखो, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में लक्षण होते हैं कुछ न कुछ। कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजें आपको समझनी है। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको।
तो पहला परिवर्तन हो सकता है उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस पदार्थ की अवस्था तो बदल ही जाएगी ना, तो अवस्था में भी परिवर्तन होगा। दूसरा, तापमान में भी परिवर्तन होगा। तीसरी कंडीशन, तापमान हो गया, अवस्था हो गई, रंग में परिवर्तन भी होगा, रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना उसमें। और चौथा पॉइंट है गैसों का निष्कासन भी होगा, गैसों का निष्कासन। यहां तक आपको चीज समझ में आई है तो एक बार लाइक करके बताइए ये चीज समझ में आई क्या। 2 पॉइंट बताए मैंने आपको अभी तक, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, 2 चीज बताई मैंने अभी तक आपको, तो ये आपको समझ में आई या नहीं आई। पहली पॉइंट, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जोड़ेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल दे रखा मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन अगर जुड़ेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हालांकि ये गैस है लेकिन नया बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होगी। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और गैसों का निष्कासन भी होता है। यहां तक आपको चीज समझ में आई क्या, तो एक बार आगे चलूं। अब देखो 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं, दो चीज है, एक चीज होती है अभिकारक और एक चीज होती है उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक, इन 2 चीजों को समझना। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अभिकारक, अभिकारक मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको कराने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एग्जाम्पल से समझना बहुत अच्छी तरह से। अभिकारक क्या होते हैं ये बता रहा हूं। तो देखो कोई भी अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया में जो भाग लेंगे ना पदार्थ, अणु कोई भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। तो कोई भी अभिक्रिया में जो ये भाग लेते हैं ना पदार्थ या अणु, ठीक है, इनको हमेशा कहते हैं अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक भी कह सकते हैं। दूसरी चीज उत्पाद, ये अभिकारक अणु भाग लिए, ठीक है, अभिकारक अणु भाग लेने के बाद में जो नया पदार्थ बनेगा ना, जैसे इनको क्रिया होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, यही तो बनेगी, तो ये होगा उत्पाद। क्या होगा, ये होगा उत्पाद। बहुत अच्छी तरह से समझना, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उनको अभिकारक या अभिकर्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अभिकर्मक, ठीक है। और अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनेगा इसको हमेशा उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो एक पदार्थ या एक अणु भाग लेगा ना, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कोई भी पदार्थ या अणु या भाग लेंगे तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस, मतलब जोड़ का चिन्ह, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं जो ये जुड़ेगी ना, इनके पश्चात जो उत्पाद बनेगा उसके बीचों बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान भी लगाएंगे। ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है रासायनिक अभिक्रियाओं में। यहां तक आपको चीज समझ में आई क्या, कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उनको अभिकारक कहेंगे, और जो अभिक्रिया होने के पश्चात नया पदार्थ या नया अणु का निर्माण होगा
उसको हमेशा प्रोडक्ट या उत्पाद कहेंगे। और इनके बीच में तीर का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान भी लगाकर दर्शाते हैं, चाहे अभिकारक चाहे उत्पाद। एक हो तो कोई जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हो तो लगाना बहुत जरूरी है। यहां तक आपको चीज समझ में आई क्या? आप देखो नया एक इसी का है कि कोई भी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया, तो उन अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपने छोटी क्लासों में 9th क्लास में सुन के आए हुए कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो पता है होगा आपको। तो वही चीज है यहाँ पे, देखो एक बार अभिक्रिया होगी ना, तो उसकी पहला परिवर्तन होगा उसकी भौतिक अवस्था में। किसमें परिवर्तन होगा? कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसकी पहली अवस्था है भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही होगा। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो सकती है? तो आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और आज के बाद एक चीज और याद कर लेना, मॉडर्न, ठीक है, जलीय विज्ञान, जलीय। भाई कोई भी अभिक्रिया होगी तो इनमें परिवर्तन तो होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जलीय विलयन भी हो सकता है, तो इनमें तो परिवर्तन होगा ही होगा। अगर ठोस है कोई पदार्थ, जिस अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है पदार्थ, अगर वो ठोस है तो ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, इसको एस से लिखेंगे। द्रव है वो पदार्थ, लिक्विड है, इंग्लिश में द्रव को लिक्विड कहते हैं, तो एल से प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई पदार्थ गैस है तो उसे जी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन है उसका बना हुआ तो इसे एक क्यू से प्रदर्शित करेंगे, एक्वारेशिया विलयन के साथ, ठीक है। अर्थ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक बार लाइक करन बताओ आप मुझे। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहला उसमें भौतिक परिवर्तन तो हो गए ही हो गए। ठोस से कुछ नया बनेगा, द्रव से भी कुछ नया बनेगा, गैस में भी परिवर्तन हो सकता है, जलीय विलयन में भी परिवर्तन हो सकता है। ये होती है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये तो हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे इसका एग्जाम्पल, ये कहां लागू करना है आपको? तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बन है, इस कार्बन की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवा दे, ठीक है, तो देखो नया उत्पाद के प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो देखो कार्बन क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। ठोस को किससे लिखेंगे? एस से, तो एस से लिखना जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? आप सबको पता है, गैस, ठीक है। और नया प्रोडक्ट बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या होती है? गैस। क्या होती है? गैस। तो ये है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, एक बार नोट कीजिए। आपने यहां तक नोट कर लिया क्या भाई? आप चाहो तो मैं इसके साथ एक और एक्स्ट्रा नोट करवा सकता हूं आपको, तो देखो वो नोट कर लीजिए आप। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो देखो एक चीज याद कर लो आज के बाद, ठोस, द्रव और गैस, ये क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं भाई। तो देखो कोई भी पदार्थ है वो ठोस है तो पहले द्रव में बदलेगा, उसके बाद में गैस में बदलेगा, या कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में भी बदल सकता है, द्रव से डायरेक्ट गैस में भी बदल सकता है, हो सकता है ना सब परिवर्तन। तो देखो एक चीज समझना, ठोस से द्रव में कोई पदार्थ बदलता है तो इसे हमेशा कहते हैं गलना। क्या कहते हैं? गलना। क्या कहते हैं? गलना, गड़गो,
ठीक है नहीं, ठोस हूं द्रव में बदलना क्या कहलावे, गलना। दूसरी चीज, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, वह तापमान जिस पर ये पिघलकर ये बना दे, तो उसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। बहुत इंपोर्टेंट है, समझ में आया यहां तक। ये पिघलकर ये बन जाए तो गलना, और जिस तापमान पर ये ठोस पिघलकर द्रव बन जाए तो इसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। दूसरा पॉइंट, द्रव का गैस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और वह तापमान जिस पर ये द्रव पिघलकर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए, क्या लग जाए, उबलने, तो इसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक। जैसे आप घर पे आपने कभी सब्जी बनाई होगी तब देखा होगा कि जैसे हम वो सब्जी है, ठीक है, उसको बर्तन के अंदर गर्म करते हैं, तो उसके बाद में वो देखो एक तो भाप बनती है, गैस, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या बर्तन रखते हैं ऊपर, वो आ जाती हैं पानी की बूंदें, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में, ठीक है। और जिस तापमान पर वो सब्जी गर्म हो रही है ना, उसे कहते हैं क्वथनांक। मतलब कोई भी द्रव का उबलने लग जाए, वह तापमान जिस पर द्रव मतलब पानी उबलने लग जाए, सब्जी नहीं, सॉरी, पानी, वह तापमान जिस पर पानी उबलने लग जाए उसे क्वथनांक कहेंगे। और ये द्रव से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलता है तो इसे वाष्पीकरण कहेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाए तो इसे कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट करवा रहा हूं, एक पॉइंट, वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होगा, तो ये देखो, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर सीधे ही गैस में बदल जाए उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। समझ में आया कि भाई ठोस है, इसको मैंने इतना गर्म किया कि ठोस से पहले द्रव बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, डायरेक्ट ठोस किसमें बदल गया, गैस में। किसमें बदल गया, गैस में। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर सीधे ही गैस में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपोर्टेंट है, बेस्ट एग्जाम्पल दो इसकी, तो देते हैं कपूर, नौशादर, नैफ्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, समझ में आया? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहला, रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन में परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इनको, कार्बन ठोस है तो ठोस S से प्रदर्शित करेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो इसको G से प्रदर्शित करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो इसे गैस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, आप साथ साथ में नोट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप देखो, पहला परिवर्तन तो हमने बता दिया कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा परिवर्तन ऊष्मा, दूसरा और उस अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो ऊष्मा में भी परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा का मतलब वही गर्म करना, क्या करना, गर्म।
अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसको गर्म करने पर वो पूरी संपन्न होती है तो ठीक है, होती होगी, तो उससे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो उससे प्रदर्शित करेंगे भाई हम डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा से। साइंस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है भाई। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जरूरी नहीं है कि वो सब मतलब इजीली संपन्न हो जाए। किसी को गर्म भी करना पड़ता है, किसी को गर्म भी करना पड़ता है। जैसे लैब में आप जाओगे ना आगे बीएससी में, तो प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। कैसी ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको गर्म करना पड़ता है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ती है। और ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा देने पर संपन्न होती है ना, या जिस अभिक्रिया में हम ऊष्मा देते हैं, तो उस अभिक्रिया को डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं इसको गर्म करूं तो यहां से डेल्टा लिखूंगा ना भाई, डेल्टा गर्म कर रहा हूं, यहां ऊष्मा लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो इसको सिंपल भाषा में हमने क्या लिख दिया? डेल्टा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो उत्पाद बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है, पहले बताया था। ये क्या है? उत्पाद है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। ये भी नोट करना है आपको, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं आपको पहले ऊष्मा का लफड़ा। ठीक है, अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको ऊष्मा देने पर वो पूरी संपन्न होती है कंप्लीटली, तो उसको दर्शाते हैं हम डेल्टा से। किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया क्या? तो आगे चले। ठीक है, लास्ट इसका एक पॉइंट है, वो है आप नोट कर सकते हो, ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन जैसे, पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ऊष्मा में परिवर्तन, आपने नाम सुना होगा H2SO4, सुना होगा आपने सबने, सुना है? इसका नाम क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे ही कहते हैं रसायनों का राजा। इसे ही कहते हैं रसायनों का राजा। रसायनों का राजा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, हर जगह ध्यान रहेगा। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और ये है रसायनों का राजा। चीज समझना, अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल एक पात्र में लेकर इसमें अगर मैं जिंक के गोलियां डाल दूं, किसकी गोलियां डाल दूं? जिंक की। मतलब ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने पहले एक विलेन अम्ल डाला, वो है सल्फ्यूरिक। क्या डाला मैंने? पहले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाल दिया। H2SO4 डाल दिया, उसके बाद में मैं इस पात्र में जिंक मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? जिंक। क्या मिला रहा हूं? जिंक। Zn से प्रदर्शित करते हैं जिंक को, जिंक कह सकते हैं या जस्ता भी कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद में ये पात्र इतना गर्म हो गया कि इससे गैस निकलने लग गई, मतलब वो बहुत गर्म हो गया। गर्म मतलब ऊष्मा, ताप। क्या हो गई? ऊष्मा या ताप। मतलब इसके साथ ये अभिक्रिया करेंगे ना, इसको इसमें मिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एक तो जिंक सल्फेट प्लस एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इसको इस तीर से दर्शाएंगे। किस तीर से? इस तीर से। ये है ऊष्मा में परिवर्तन। यहां तक समझ में आए? एक बार और बताओ। तो देखो, ऊष्मा में परिवर्तन कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने जिंक मिलाया। जिंक मिलाने के बाद में प्रोडक्ट के रूप में इस पात्र में बन गया जिंक सल्फेट, और इसके साथ ही ये पात्र इतना गर्म हो गया और इससे गैस का निष्कासन हुआ। इस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन गैस, और इसको दर्शाएंगे ऊपर वाले तीर से। ये होती है ऊष्मा में
परिवर्तन। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे आज इस रासायनिक अभिक्रिया की, जिसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योग करना भाई। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है वो देखेंगे अब। पहली रासायनिक अभिक्रिया है, हम ले रहे हैं योगात्मक, या इसको कह सकते हैं हम संयुग्मन। संयुग्मन एक आड़ो एग्जाम्पल दो, कभी नहीं बोलो नहीं जमा। ठीक है, योगात्मक या सॉरी संयोजन होगा ये संयोजन, सॉरी ठीक है। पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो योग छोटी क्लास में पढ़ना है, योग मतलब प्लस, बाकी मतलब घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये चिन्ह। तो पहला चिन्ह योगात्मक अभिक्रिया। योग याद रखना, क्या करना है इनमें? योग करावनो है। क्या करना है? योग करावनो है। मतलब योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। चीज समझना आवे, जोड़ना। योगात्मक अभिक्रिया का दूसरा नाम संयोजन अभिक्रिया है, और योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना। ठीक है, अब बार जोड़ो बढ़ाओ देखो तो टेंशन मत लो, इन्हें अर्थ तक समझ में आएगा ही। ठीक है, आप देखो एक एग्जांपल दो बेस्ट। भाई जी आंखें मोटी बना हो रही, नाक लगाया था, नाक लगे डेर कानड़ा आगे बनना कानड़ा। ठीक है, समझना चाहिए। देखो मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, आप है ना कुछ अलग मत सोचना। तो देखो योगात्मक मतलब योग करावना है, जुड़ावना है। ठीक है, जुड़ावा बार जुड़ावा। देखो आप देखो ब्याह मत गया रहे हो, मारवाड़ी बोल दो नहीं है, मारवाड़ी मत हो रहा है। ठीक है, कभी ब्याह में गया थे हैं, ब्याह रेवे नहीं रेवे, रेवे नहीं, फेरा खावे जन का एरिया करे, फेरा गाउन पहला महाराज कह लो हाथ दो, एक नी न करो हाथ लेने, एक उन बींद नहीं रोई ले बनी जे जब आज है कोनी कि नहीं जो रहा और साथ है थोड़ी याद है तो नहीं, एक तो बींद रो और एक बींद नहीं रो, बन्ना और बन्नी, ये है बन्ना, ये कौन है? बन्ना, और ये कौन है? बन्नी। ठीक है, चीज देख लो। अब यो कराओ ना किकर कराओ। देखो ब्याह है, ब्याह में बैठा है, चोरियों में बैठ गया है। ठीक है भाई, अब फेरा कहना टेम आयो, जब महाराज कह गया पंडित जी के स्वाहा, ठीक है स्वाहा करे दियो, पच गए हाथ दो, कह दो हाथ दो, एक हाथ बींदरो और एक हाथ बींदने लेवे, लेक नहीं ले, उन दो हाथ तेरे बीच में बिटी का सॉरी 1 रुपये रखे, पच मैं दिखाल वो हाथ दुबई हाथ दोनों ये बेटा ये कहीं करा ये बंद आए थे, क्या करे बंद आए थे, पची मत कपड़ों ले पेड़ दे, कहीं ले पेड़ दे कपड़ों, क्या कर दिया है बेटा, इन्हें इन्हें अंडे जोड़ रिया है, क्या कर रिया है? जोड़े। अब तू दुख पाए जुड़ गो, अब तू दुख पाए योग कर रही थी, मतलब महाराज क्या करियो, इन हाथ ने और इन्हें छोरी ना हाथ ने दोनों पकड़ाए और अगले वो जोड़ाई दियो, कपड़ों बिटोर दियो, अटकाई करिया ना दोनों ने जुड़ाया 7 जन्म तक, बाप रे उड़ाए काटी 7 जन्म तक जुड़ाई दिया, ये है जुड़ना। चीज समझना, जुड़ गया। अब फेरा कही पच पहलो फेरो, दूजो फेरो, तीजो फेरो, चौथो फेरो। अच्छा मैंने एक कमेंट करने बताइए जो फेरा की तरह में, ठीक है। आने कोई कहता है हाँ साल ना अपन घर राज ही जाएगा 10-15 खा ले। तो देखो महाराज क्या करियो ने हाथ मिलवाया, ठीक है, हाथ लेवो जुड़वायो, तो जुड़नो का ही है, योग करनो है। क्या करनो है? योग। मतलब आज से मैं तेरी और तू मेरा,
आज से मैं तेरी तू मेरा, इन अलावा कि दूजा देखी नहीं टंगड़िया तोड़ दूला, ठीक है। तो योग कराई दियो, काय कराई दियो, योग कराई दियो। योग मतलब दोनों एक रहेगा, काय रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा मतलब प्लस रहेगा, काय रहेगा प्लस। योगात्मक अभिक्रिया समझ लो, मतलब आ चीज समझ में आएंगे तो आपने करते ही नहीं बोला किक कर एग्जाम्पल आ तो ही हम जो ना रे एग्जाम तो देना पड़े किताबों में मत टेकने जो एग्जाम में टेकना है तो बुला का था। कार्बन है, एक ऑक्सीजन का अणु है, अगर मैं इन दोनों ने जोड़ दूं, योग मतलब क्या करना है, जोड़ना है, नहीं बताओ, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। कार्बन ने ऑक्सीजन ने जोड़ना है, जोड़ दे कार्बन डाई ऑक्साइड, आई जे युगात्मक या संयोजन अभिक्रिया जोड़ना है। जैसे सेकंड एग्जांपल, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ दे इन्हें, क्या कर दे, जोड़ दे, प्लस कर 7 जन्म तक, तो जोड़ दे ले जल जुड़ गो ले। एक आपने देखो जो आपने करने पहले कमेंट बॉक्स में बताना है। एक एग्जांपल आपको आते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके योग कराने से, जोड़ने से क्या बनेगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ये है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। थैंक यू।